Hello everyone, welcome or welcome back to our channel. In this video we are going to do MDCAT 2022 का पेपर है हमारे पास. क्वेश्चन 1 बायो सेक्शन. हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय. हेपेटाइटिस हमारे पास एक वायरल डिजीज़ है. इट्स कॉज्ड बाय अ वायरस. हेपेटाइटिस के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, एफ. ठीक है. और इसमें से आप ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पास्ट पेपर ऑफ MDCAT PMDC कि सीरम हेपेटाइटिस कौन सा होता है, जो कि बेसिकली सीरम के थ्रू स्प्रेड होता है, तो वो बी है. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन 2 है हमारे पास. सिफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एज. सिफिलिस हमारे पास एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है जो कि उसका कॉजरिवेशन क्या होता है? ट्रेपोनेमा पैलेडियम नाम का एक बैक्टीरिया. क्वेश्चन 3 है हमारे पास. प्रेजेंस ऑफ रेमनेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन जो कि प्रेजेंट डे में नॉन फंक्शनल है लेकिन एक टाइम पे फंक्शनल था. तो जैसे वेल और स्नेक के अंदर पेल्विक गर्डल का एग्जांपल है. ठीक है. इनके पास प्रेजेंट डे में वेल और स्नेक के पास इनके पास लेग तो नहीं है, लेकिन दे डोंट हैव लेग्स, लेकिन इनके पास पेल्विक गर्डल है. तो ये इस बात का एविडेंस है कि पेल्विक गर्डल एक टाइम पे फंक्शनल था और अभी क्या है? नॉन फंक्शनल है. तो इसीलिए ये एविडेंस हुआ किस चीज़ का? वेस्टिजियल ऑर्गन का. जैसे हमारे अंदर अपेंडिक्स है या फिर एयर पिना का आप एग्जाम्पल ले लें, तो ये रेमनेंट ऑर्गन्स, इन्हें आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी कह सकते हैं. क्वेश्चन 4 है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या लिबरेट या फिर रिलीज़ करता है? लिबरेट का मतलब है रिलीज़ करना. ठीक है. अच्छा, अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमारे पे कि जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें एक ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया होता है और एक वो बैक्टीरिया है जो कि H2O को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल करेगा. ठीक है. जैसे कि हमारे पास साइनोबैक्टीरिया होता है और यहाँ पे जो गैस रिलीज़ होगी वो ऑक्सीजन होगी. समझ आ गया? अच्छा, एक हमारे पास है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि हमारे पास H2S एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल करेगा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड. इसे हम कीमियोस्मोटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं. अब इसमें H2S एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रहा है ग्लूकोज बनाने के लिए, और यहाँ पे जो गैस रिलीज़ होगी वो होगी सल्फ़र. ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने हमें डिफ्रेंशिएट या फिर पर्टिकुलरली बताया नहीं है कि किस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें. क्योंकि अगर एग्जांपल देखो आप यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी फोटोसिंथेसिस के अंदर रिलीज़ नहीं होगी, तो ऑप्शन ए तो आप एलिमिनेट कर देंगे. हाइड्रोजन सल्फाइड लिबरेट नहीं होता, मैंने अभी बताया आपको. ये यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ नहीं होती. ऑप्शन सी और ई में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है. मतलब यहाँ पे आपके पास कन्फ्यूजन हो सकती है. ये थोड़ा सा परप्लेक्सिंग फैक्टर है कि कौन सा सही जवाब होगा. तो अगर अब ये पर्टिकुलर जो टेस्ट है 2022 वाला MDCAT का, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कीज़ में आंसर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड लगा हुआ है, लेकिन ये सही जवाब नहीं है. हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड है जो कि एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है. तो उस केस में सल्फ़र गैस रिलीज़ होगी, लिबरेट होगी. ठीक है. और ऑक्सीजन भी हो सकती है अगर वो साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है. तो आई विल पास दिस क्वेश्चन क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं ये कंफ्यूजिंग है और कोई भी यहाँ पे परफेक्ट फिट ऑप्शन नहीं बैठ रहा, क्योंकि क्वेश्चन खुद में बहुत अनक्लियर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन में से हर चीज़ अंदर बाहर हो सकती है. सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिव परमिएबल या फिर पार्शियली परमिएबल, तीनों का एक ही मतलब है. इसका मतलब होता है कि जो चीज़ कुछ चीज़ें यानी कि सेलेक्टिव चीज़ें पास होंगी लिपिड मेम्ब्रेन से, लेकिन बाकी नहीं होंगी. फिर उनको प्रोटीन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करके आना पड़ेगा सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जाना पड़ेगा. तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. अच्छा, प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो फुली परमिएबल होती है, लेकिन प्लांट में सेल मेम्ब्रेन है तो वो अंदर फिर सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. क्वेश्चन 6 है हमारे पास. वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट्स अमाउंट वेरीज फ्रॉम.
पानी हमारे पास सबसे अबंडेंट कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसका परसेंटेज वेरी करता है 70 to 90%। ठीक है, यहाँ पे अगर 80-90 होता तो वो भी सही हो सकता था। कोई परफेक्ट रेंज नहीं है, ये तो अच्छी बात है उन्होंने रेंज दे दिया। लेकिन वैसे अगर आपको ये आई थिंक UHS के पास पेपर 2023 के अंदर क्वेश्चन था कि वाटर कंसिस्ट करता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आवर बॉडी, तो आंसर था 3/4 पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। परसेंटेज में 70 to 90% बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 7 है हमारे पास, विच फेस इन विच बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन। अच्छा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड हमारे पास वॉल्स होते हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। सेमील्यूनर वॉल्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो उस वक्त मतलब और उनके क्लोजर से जो हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड जिसे डब कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। तो ये फेस कौन सा है इसमें, एट्रियल डायस्टोल। अच्छा, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। जैसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ एंड देन ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हार्ट का यहाँ पे मैंने एपेक्स बनाया है, ये हार्ट है। इधर हार्ट के आपके पास डिफरेंट लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। ये यहाँ पे परकेंडल फाइबर्स वगैरह हर चीज़ लगी हुई है। मैं यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये आपके पास क्या है, एट्रियम आ गया और ये वेंट्रिकल्स आ गए। ठीक है, अच्छा ये वाली साइड मेरे पास क्या है, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। हार्ट का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उल्टा हो जाता है, जो आपका राइट है वो आप इस स्क्रीन पे लेफ़्ट हो जाएगा। खैर ये राइट साइड हो गई और ये लेफ़्ट साइड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके एट्रियम और वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व होता है वो कहलाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे इसे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व। इसे माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता है कि जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल और लंग्स में जाने वाले यहाँ पे ये कौन सी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये ब्लड क्या लेकर जाएगी, हार्ट से लंग्स के पास ब्लड लेकर जाएगी ऑक्सीजनेशन के पर्पज़ के लिए। यहाँ पे जो ये आपको वॉल्व दिख रहा है इसे हम कहेंगे पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। पल्मोनरी पी लिख दिया मैंने यहाँ पे फॉर पल्मोनरी। ठीक है, अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से ब्लड आएगा लेफ़्ट एट्रियम, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से ब्लड जाएगा एओर्टा में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में ये जो आपके पास वॉल्व है ये कहलाएगा एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। चारों वॉल्व की पोजीशन समझ आ गई, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ आता तब आप हार्ट साउंड्स को नहीं समझ सकते, या फिर एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल को नहीं समझ सकते। ये क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब देखें होता क्या है कि आपके पास हार्ट साउंड, जैसे हम कहते हैं दिल धड़कता है, ठीक है, वही हार्ट साउंड है ना, धक धक, तो उसे इंग्लिश में लब डब या फिर डब डब, आप जो भी बोलना चाहें व्हाटएवर। अब एक होता है फर्स्ट हार्ट साउंड और एक होता है सेकंड हार्ट साउंड, दोनों के दरम्यान में कुछ माइक्रो सेकेंड्स का डिफरेंस भी होता है। अब जो फर्स्ट हार्ट, हमेशा याद रखिएगा, जो हार्ट साउंड है ये हमेशा वॉल्व के क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो है ये कब होता है, ये होता है जब एवी वॉल्व क्लोज होता है। ठीक है, एवी वॉल्व क्या है, देखो बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों को मिलाकर एवी वॉल्व कहा जाता है, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड यानी कि लब जो है वो एवी वॉल्व के क्लोज होने से होगा। अब एवी वॉल्व क्लोज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एट्रियम की फिलिंग हो रही है। तो एट्रियम क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, और वेंट्रिकल उस दौरान में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो वेंट्रिकुलर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, सिस्टोल होगी, एट्रियल डायस्टोल होगा।
तो ये जो मैंने अभी आपसे कहा है, पहली बात आपने याद रखनी है, फर्स्ट हार्ट साउंड में AV वॉल्व क्लोज होंगे। एट्रियम क्या करेगा, यहाँ पे रिलैक्स करेगा, जिसे आप डायस्टोल भी कह सकते हैं। और वेंट्रिकल्स यहाँ पे क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे मैंने यहाँ पे सिस्टोल लिख दिया है, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, हार्ट के बाहर जाएगा। जैसे राइट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाएगा। ये फर्स्ट हार्ट साउंड की बात हो रही है। तो ब्लड कहाँ जा रहा है, आउट ऑफ हार्ट जा रहा है, ठीक है। इस केस में अब ऑफ कोर्स हार्ट से बाहर ब्लड जा रहा है, तो वेंट्रिकल से निकल रहा है ब्लड, तो यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्स क्या होंगे, खुलेंगे। कॉमन सेंस की बात है ना, सेमी ल्यूनर वॉल्स ओपन होंगे, तभी ही क्या होगा, ब्लड बाहर जा पाएगा। ये है फर्स्ट हार्ट साउंड के दौरान की चीज़ें। ड्यूरिंग फर्स्ट हार्ट साउंड ये सारी चीज़ें। अब हमें पूछा है सेकंड हार्ट साउंड के बारे में, तो ये सारा आप क्या कर दोगे, यहाँ सेकंड हार्ट साउंड में ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जैसे इन्वर्स हो जाएगा। AV वॉल्स क्या होंगे, खुलेंगे, एट्रियल सिस्टोल होगा और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। एट्रियल डायस्टोल नहीं होगा, ये आप एलिमिनेट कर देंगे। वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा सेकंड हार्ट साउंड में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट पूरा नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता और ना तो सिस्टोल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, और सेमी ल्यूनर वॉल्स क्या होंगे, क्लोज होंगे। ये लिखा हुआ है ऑप्शन में इन्होंने, सेमी ल्यूनर वॉल्स क्या होंगे, क्लोज होंगे, और AV वॉल्स क्या होंगे, ओपन होंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 8 है, phenotypic ratio of law of independent assortment. Independent assortment, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनका थर्ड लॉ है इनहेरिटेंस का। इसके अंदर जो फिनोटिपिक रेशो होती है, अब यहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप निकालने बैठ जाएंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे और 16 आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फिनोटिपिक रेशो याद कर लें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, 9331, ये फिनोटिपिक रेशो होता है, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, मेमोराइज दिस। ये वाला सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये फिनोटिपिक रेशो है, ये याद रखना है आपने। क्वेश्चन 9 है, ट्रायोस एंड ग्लिसरॉल इज़ यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ। ये अगेन एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे भी मुझे कीज़ में तो ऑप्शन फैटी एसिड सही लिखा हुआ है, लेकिन आई डोंट अकॉर्डिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है फैटी एसिड यहाँ पे सही जवाब नहीं हो सकता। सो इफ़ इन केस यू हैव अ बेटर आइडिया कि आपको लगता है कि अच्छा नहीं इसका फॉस्फोलिपिड हो सकता है या लिपिड हो सकता है, तो यू कैन डेफिनेटली पुट डाउन इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू नो कि व्हाट डू यू थिंक। अच्छा, अगर मैं समझाऊँ इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला हुआ है, इसने कहा है कि ट्रायोस हमारे पास क्या है, ट्रायोस क्या है, 3 कार्बन वाली शुगर को ट्रायोस कहते हैं, और ग्लिसरॉल क्या है, 3 कार्बन वाली अल्कोहल। अच्छा, ये यूज़ होती है किसको बनाने के लिए, ट्रायोस जो है वो ग्लिसरॉल की, देखो डायरेक्टली ट्रायोस, अच्छा फैटी एसिड नहीं हो सकता इसका जवाब, क्योंकि देखो फैटी एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आ रहा आता है, इसमें कोई भी इसमें ग्लिसरॉल नहीं आ रहा, इसमें ना तो ट्रायोस आ रहा है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, ग्लिसरॉल का क्या काम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी नहीं होगा। बचा हमारे पास ऑप्शन फॉस्फोलिपिड और लिपिड। लिपिड काइंड ऑफ हो सकता है, क्योंकि जो ये ट्रायोस है, अगर आप डार्क रिएक्शन देखें, डार्क रिएक्शन नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन में अगर आप ट्रैप साइकिल देखें तो उसमें ट्रायोस जो है वो ग्लिसरॉल बना रहा था, और ग्लिसरॉल काम आती है कहाँ पे, लिपिड फॉर्मेशन में। तो लिपिड ठीक है, जैसे तैसे करके अगर कोई मनवाना चाहे कि अच्छा ये हो ही सकता है, ये तो हो सकता है, तो उस केस में हाँ लिपिड could be an answer, but no, I'll pass this question, I'm not sure इसका क्या जवाब होगा। ओके, क्वेश्चन 10 है हमारे पास, दे आर इनहिबिटर्स ऑफ की एंजाइम्स इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के की एंजाइम्स का इनहिबिटर है इनमें से एक जवाब। नर्वस सिस्टम में हमारे पास की एंजाइम्स कौन से हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन, ये एंजाइम नहीं है,
सब्र। एसिटाइल कोलिन हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है। इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है। ये एंजाइम है, ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ की एंजाइम का नर्वस सिस्टम में, तो ये इट्स वन ऑफ द की एंजाइम्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा इनहिबिटर है जो इसको इनहिबिट कर सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब, ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इतना कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, तो आंसर ई इज़ द राइट ऑप्शन। पेस्टिसाइड्स, DDT और पैराथायोन, ये हमारे पास इसका इनहिबिटर हो सकता है, ठीक है। बहुत ही रैपिडली अगर ये एंजाइम एक्सपोज होता है इस इनहिबिटर से, कुछ पेस्टिसाइड से स्पेसिफिकली, जिसके अंदर DDT है या पैराथायोन कंपाउंड, तो ये एंजाइम काम करना बंद कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, प्लांट हार्मोन एसोसिएटेड विथ एपिकल डोमिनेंस। प्लांट हार्मोन जिसका काम है एपिकल डोमिनेंस, एपिकल ग्रोथ करवाना, तो ये भी हमारे पास एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ऑक्सिन सही जवाब है इसका। ऑक्सिन जो है ना, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गिबरेलिन हार्मोन का काम होता है जर्मिनेशन में, ठीक है। अच्छा, एपिकल ग्रोथ करवाना भी ऑक्सिन का काम होता है, ये आपने याद करनी है चीज़ें। साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीज़न में काम करना, सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, ठीक है। इथीन जो है ये फ्रूट या फिर आप कह सकते हैं राइपनिंग वगैरह के अंदर काम करता है। इथीन एंड इथेन बोथ, इथीन और इथाइन है मेरे ख्याल से, इथीन तो है खैर। और एब्सिसिक एसिड जो है ये हमारे पास इनहिबिशन का काम करता है। इनहिबिशन जैसे कि अगर ग्रोथ की इनहिबिशन करवानी है, या फिर हमारे पास लीफ की येलोइंग करानी है, या ऑटम के अंदर जो लीव्स फॉल करते हैं, तो उसके लिए भी एब्सिसिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा डॉर्मेंसी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, बोलस एंटर्स एसोफेगस नॉट द ट्रेकिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बोलस किसे कहते हैं? बोलस हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि माउथ से, जब माउथ में थोड़ा बहुत पार्शियल डाइजेशन हो जाती है खाने की, पार्शियल भी नहीं कह सकते, बहुत थोड़ी सी डाइजेशन होती है, तो वो फिर जो काइंड ऑफ लाइक स्वेलोड फूड है मिक्सड विथ सलाइवा, अमाइलेज, लाइपेज वगैरह, उसे बोलस कहते हैं। तो बोलस जो है वो ट्रैकिया में नहीं जा पाता लेकिन एसोफेगस में जाता है। तो क्योंकि ट्रैकिया जो है उसके ऊपर इस तरीके से कार्टिलेज का फ्लैप होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, तो फॉर्चुनेटली खाना एसोफेगस में नहीं जाता, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, नेट ATP प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में आपको याद करना है, अगर तो वो पूछता है टोटल ATP कितना बनता है। टोटल ATP ग्लाइकोलिसिस में 4 बनता है और 2 NADPH बनता है, ठीक है। अगर वो नेट ATP पूछ रहा है, नेट का मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ। देखो 2 ATP जो है वो ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होता है, तो अगर 4 टोटल बन रहा है तो 2 आपने इन्वेस्ट भी तो किया, तो 4 - 2 होगा तभी तो नेट आपको ATP मिलेगा आपको, यानी कि फ़ायदा 2 ATP का हुआ, इसीलिए 2 इज़ द राइट ऑप्शन। ये आपसे टोटल ATP पूछ सकता है, नेट ATP पूछ सकता है और NADPH भी पूछ सकता है। मैंने तीनों बता दिए और ये तीनों आपको याद करने होंगे। क्वेश्चन 4 है, क्लास, यहाँ पे कुछ क्लासेस दी गई हैं, आपको बताना है फाइलम क्या होगा इनका। जैसे ट्रिमाटोडा है, कैस्टोडा है एंड टर्बेलेरिया है। ये सारे की सारी क्लासेस बिलोंग करती हैं किससे? प्लेटिहेल्मिन्थस फाइलम से। जैसे किंगडम है, इसके किंगडम में आपके पास फाइलम आते हैं, फाइलम के अंदर क्लास आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर चलता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का एक सीक्वेंस है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्लेटिहेल्मिन्थस की, तो इसका किंगडम कौन सा है? इसका किंगडम एनिमेलिया है। तो ये क्लासेस कैस्टोडा वगैरह ये प्लेटिहेल्मिन्थस में आती है। प्लेटिहेल्मिन्थस को फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। जैसे इसका एक अगर आप एग्जांपल देखो, एग्जांपल कोई इसका, ये पिक्चर से याद आ रहा है, प्लेटिहेल्मिन्थस का एग्जांपल है ये, इट्स अ फ्लैट वर्म, प्लेनेरिया, एग्जैक्टली, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 15 है हमारे पास,
स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं कि जिस पैटर्न से फ्लावर की ग्रोथ हो रही है उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। और स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस एक टाइप है इन्फ्लोरेसेंस का। ये कौन सी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है? तो यहाँ पे सही जवाब है पोएसी फैमिली, सही है। क्वेश्चन 15 है ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय, हर मायोसिन सराउंडेड यानी कि उसके इर्द गिर्द कितना एक्टिन फिलामेंट्स होता है, ये आपको याद करना होगा, 6 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। एक मायोसिन के अराउंड 6 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, लेकिन एक एक्टिन ये भी पूछ सकता है, तो एक एक्टिन फिलामेंट्स के अराउंड 3 मायोसिन होते हैं, सही है, 3 मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं। क्वेश्चन 17 है यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ डाइसैकेराइड बाय कंडेंसेशन टू ग्लूकोज, यानी कि आपको एक डाइसैकेराइड बनाना है। डाइसैकेराइड के यहाँ पे एग्जांपल्स आप दिए हुए हैं। एक ऐसा डाइसैकेराइड जो कि 2 ग्लूकोज के कंडेंसेशन किसे बोलता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, तो ये कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन ऑल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन, ठीक है। जब 2 ग्लूकोज मिलेंगे तो कौन सा डाइसैकेराइड बनेगा? उनके दरमियान में ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होगा, कार्बोहाइड्रेट के दरमियान में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे बनेगा माल्टोस, ठीक है। अगर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है तो ये सुक्रोज बनाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है तो माल्टोस बनेगा, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है तो आपके पास कौन सा डाइसैकेराइड बनेगा? लैक्टोज, जिसे आप मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्वेश्चन 18 है वाइट आइड ट्रेट इन ड्रोसोफिला इज ड्यू टू, ड्रोसोफिला के अंदर जो डोमिनेंट ट्रेट होता है आई कलर के अंदर वो रेड होता है, कैपिटल आर, ठीक है। वाइट वाले को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और ये रिसेसिव होता है। अब इसका जो इनहेरिटेंस है वो हमें बताया था टी.एच. मॉर्गन ने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे काम किया था, और वहाँ पे इन्होंने ड्रोसोफिला का वाइट आइड रेड आइड के ऊपर काम किया था। तो पूछ रहा है कि वाइट आइड ट्रेट आया कहाँ से ड्रोसोफिला के अंदर, क्योंकि अगर आप देखो कभी भी वाइट आइड इनहेरिट नहीं होगा अगली वाली जनरेशन के अंदर। वाइट आइड कैसे बनेगा, अगर कैसे होगा, बनेगा कैसे, तो वो म्यूटेशन से बनता है वाइट आइड ट्रेट, ये रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। प्रोजेनी में इनहेरिट नहीं होगा, म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। इनहेरिट कैसे होगा? अगर तो ये 2 रिसेसिव वाइट आइड आ जाते हैं तो उस कंडीशन में एक्सप्रेस भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस वाले टॉपिक के थ्रू। क्वेश्चन 19 है हमारे पास एंजाइम्स आर जनरली इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय एक्सपोजर, एंजाइम्स आसानी से इनएक्टिवेट हो जाते हैं बाय द एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट और अल्फ़ा बीटा रेस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो हाई एनर्जी रेस हैं ये एंजाइम की शेप को ऑल्टर करती हैं, चेंज करती हैं। ऑल्टर का मतलब है चेंज करती हैं, और एंजाइम की अगर शेप चेंज हो गई तो उसका एक्टिव साइट चेंज हो जाएगा। एक्टिव साइट चेंज हो गया तो जो सबस्ट्रेट है वो उस पर अटैच नहीं हो पाएगा उसकी एक्टिव साइट पे, तो काम यहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है इन फ्रॉग न्यू एयर ड्रॉन इनटू बकोफेरेंजियल कैविटी। नई एयर जो मतलब जब फ्रॉग इनहेल करता है, हवा एयर को इनहेल करता है, तो वो उसकी बकोफेरेंजियल कैविटी में, ये जगह है वहाँ पे इनहेल्ड एयर रहती है, ठीक है, और नॉस्ट्रल से वो एयर को इनहेल करता है। लेकिन जो ओल्ड एयर है जो वो एक्सहेल करने वाला है वो अंडर प्रेशर कहाँ पे रिटेन रहती है? लंग्स में, ठीक है। ओल्ड एयर इज़ रिटेन्ड इन लंग्स, और न्यू एयर यानी कि जो इनहेल्ड एयर है वो यहाँ पे होगी, ठीक है।